ईरान हारेगा नहीं, यानी हारने का मतलब यह है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, वो सफ़ेद झंडा नहीं दिखाएगा, वो लड़ेगा चाहे ख़त्म हो जाएगा। शहादत ईरान के लोगों की रगों के अंदर है। भड़वागिरी, दलाली करना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को सेक्स के लिए इस्तेमाल करना, ये इंडिया के शासक वर्गों की रगों के अंदर है। ये इजराइल के शासकों की रगों के अंदर है। ये अमेरिका के शासकों की रगों के अंदर है। ईरान की जनता की रगों के अंदर ये नहीं है। ईरान के साथ जो मोदी जी ने किया है, ट्रंप ने किया है या नेतन्याहू ने किया है, नेतन्याहू उस मीटिंग का इंतजार ही कर रहा था कि आइए सर और देखिए क्या क्या किया जाए। मोदी जी का जो एक ख़ास बात यह है कि जब भी वो कोई संकट में होते हैं तो कोई बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। मोदी इसके माहिर हैं। मोदी एक आरएसएस के कैडर के तौर पे, आरएसएस के ट्रेन नेता के तौर पर इस बात को जानते हैं कि किस तरह से आपने विपदा का फ़ायदा उठाना है और कैसे विपदा पैदा की जाती है। किसी ने क्या एक्सप्लेनेशन देना है, क्या सबूत देना है? मोदी जी खुद कह रहे हैं मेरा वो फादरलैंड है, इंडिया उनकी मदरलैंड है। मदरलैंड और फादरलैंड के बीच में क्या रिश्ता होता है? तो मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप गीता प्रेस की किताबें पढ़ लीजिए कि औरत का काम जो होता है बच्चे पैदा करना और बाप का काम होता है वो राज करना। तो फादरलैंड ही राज करेगा और वो राज कर ही रहा है। एक ऐसा तूफान जो कभी इतिहास में कभी देखा नहीं गया। 24 घंटे के अंदर ईरान ख़त्म हो जाना था। फिर उसके बाद वो हुआ कि अभी एक दिन और रुक लीजिए, अभी सबसे बड़ा हमला होना है, वो भी हो गया। उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है। कितना हल्कापन, कितना ढकोसलेबाजी और कितनी कमीनगी हो रही है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप इस बात को देखिए कि यही बात नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में कहा था। गाज़ा के बारे में क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। गज़ा को नहीं जानते थे, ईरान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ईरान क्या है, ज़रा मैं इसका इतिहास में, एक मिडवल इतिहास में आपको ले आना चाहता हूँ। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हमेशा लड़े, किसी का गुलाम नहीं हुए। इस्लाम आ गया वहाँ, इस्लाम आ गया मिडवल टाइम्स में, और अरब से इस्लाम आया और ये लोग मुसलमान हो गए। कन्वर्जन के बाद भी जब ये ईरान पूरा मुसलमान हो गया तो उन्होंने अरबी ज़बान को मानने से इनकार कर दिया। हम अरब के खलीफा को मानेंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको टैक्स देंगे, लेकिन हम खुतबा किस ज़बान में पढ़ेंगे? फ़ारसी के अंदर पढ़ेंगे। ईरान गुलाम कभी नहीं हो सकता। इतने हमले ईरान ने इजराइल पर नहीं किए जितने इन जगहों पर किए हैं जहां से के सारे अमेरिका के अड्डे हैं, और उनमें बहुत सारे अड्डे इजराइल के भी हैं। जो अभी अली खमेनाई साहब को जो शहीद किया गया है, इसमें कोई किसी को अगर गलत फहमी हो तो वो फिर ज़ायनिज़्म का दलाल है। 5 मिनट तुम्हारा राज नहीं चल सकता अगर अमेरिका तुम्हारा बाप ना हो। आप कितने दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले ना? कभी भी नहीं, आज तक नहीं बोले। 5 दिन के बाद एक इनका मोदी जी का एक कठपुतली, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाके वहाँ किताब साइन कराया। जब 50,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी, मुसलमान, सिख, ईसाई जाकर साइन कराया उस किताब को। किस तरह से भारत शामिल है इजराइल के साथ। 3 जहाज आए ईरान के, पाकिस्तान नहीं आया, चीन नहीं आया, रूस नहीं आया, ठीक है जी। ईरान आया, आपके जाते हुए एक जहाज उन्होंने टारपेडो कर दिया। ये मोदी साहब का देश कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम इंडियन ओशियन के गार्जियन हैं। मोहन भागवत ने कल बयान दिया, वैसे तो इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, कि जनाब ये जो जहाज डूबा है वो तो श्रीलंका के पानी के अंदर डूबा है। ये वो बंदा है जो ये कहता है कि एक अखंड भारत है। इस रिश्ते के अंदर एप्स्टीन फाइल का जो रोल है, जो मोदी साहब अभी गए थे थोड़े दिन पहले, उसमें असल में एप्स्टीन का भी मामला था। ये जो वहाँ जो घूमते फिर रहे हैं वो एप्स्टीन का बहुत फाइल है कि भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जो धर्म के नाम पर बने, एक है इजराइल और एक पाकिस्तान। आरएसएस वाले पाकिस्तान को गाली बकते हैं और इजराइल को पूछते हैं ये हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, इजराइल से आया है। मुसलमानों का एक राष्ट्र होना चाहिए, ये जिना से ही आया है। इंडिया में जब मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हिंदुओं का राज हो जाएगा और हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये एक तीसरी एकता है उनकी। जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, गोलवलकर, सावरकर, हिटलर और मुसोलिनी की स्तुति में किताबें लिख रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने यहूदियों को वहाँ ख़त्म किया है, उसी तरह से हमने मुसलमान और ईसाइयों को यहाँ ख़त्म करना है। ये उनकी किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, 1923 की और 1939 की। आरएसएस की रगों के अंदर है। जीन्स ये है कि ताकतवर के आगे
घुटने टेक देना, लेट जाना उसके आगे। आपने कभी तिरंगा झंडा तो छोड़िए, उससे आप नफरत करते थे, आपने कभी केसरिया झंडा ही उठाकर बाहर आए हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अमेरिका से दोस्ती करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। आप उसको फादरलैंड बना रहे, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता रहा हूं कि अगर कल औरंगजेब का राज आ जाए तो मोहन भगवत सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा। और जनाब हम तो आपका आने का पिछले 1925 से इंतजार कर रहे हैं जनाब। आज जो जंग है ना, जंग क्या कोई भी चीज, आज अगर आप षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं समझते हैं तो आप कुछ नहीं समझ सकते। लड़ाई कहां जाकर पहुंचेगी, लेकिन एक बात यह है कि एक छोटा सा देश जिसको सन 1941 के बाद से आपने उसकी हर चीज पर बंदिश लगाई हुई है, उसके बावजूद उन्होंने जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वहशी सेना को जो मुकाबला किया है, वो बताता है कि ईरान क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। हम जिस देश में रहते हैं ना, उसमें अगर किसी का शव जा रहा होता है, किसी भी धर्म के आदमी का शव जा रहा होता है, तो हम सब खड़े हो जाते हैं और अकीदत में सर झुका देते हैं। लेकिन एक देश का सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं होती है, खामोशी होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ईरान का क्या इतिहास है, ईरान और भारत का क्या रिश्ते हैं, और इज़राइल क्यों बीच में है और हम इज़राइल के करीब क्यों होते जा रहे हैं। इसी को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। सर, युद्ध शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा था और दौरा ख़त्म होते ही युद्ध की शुरुआत हो गई है। इसको कैसे आप समझ रहे हैं सचिन? नहीं, यानी देखिए, ईरान के साथ जो मोदी जी ने किया है, यानी ये जो मोदी जी ने किया है, ये ट्रंप ने किया है या नेतन्याहू ने किया है, ये एक तिकोना, एक एक्सेस है, एक एक्सेस है। अगर आप इनको तीनों को नहीं समझेंगे तो आप, और इन बड़ी ज़बरदस्त इनके बीच में आइडियोलॉजिकल और एक तरह से जिसको वो धार्मिक एकता भी कहते हैं, वो हमारे सामने निकल कर सामने आती है। यानी अगर किसी एक देश को, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र जिसको माना जाता है, उसको अगर रुस्वा किया है, उसको जलील किया है और उसके प्रधानमंत्री ने किया है, तो इससे ज़्यादा ज्वलंत, इससे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता है। आपने सही कहा कि नेतन्याहू के साथ, वहाँ नेतन्याहू के मिलने के तुरंत बाद ही ये शुरू हो गया कि तो जैसे नेतन्याहू उस मीटिंग का इंतज़ार ही कर रहा था, नेतन्याहू उस मीटिंग का इंतज़ार ही कर रहा था कि आइए सर और देखिए क्या क्या किया जाए। जो मोदी जी का जो एक ख़ास बात यह है कि जब भी वो कोई संकट में होते हैं तो कोई बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। उधर नेतन्याहू बड़ा संकट में है, चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव तो हो भी जाते हैं लेकिन वो कैसे कोर्ट में लड़ लड़ा के वो उसको रुकवाता रहा है और वो इस बात का इंतज़ार करता रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो चुनाव जीत जाए। और ये सब मान रहे थे, जो इज़राइल के अखबार हैं वो मान रहे थे कि नेतन्याहू का जीतना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे 2002 के बाद जो चुनाव होने थे गुजरात के अंदर, मोदी जी का जीतना असंभव था, लेकिन आप देखिए कि वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बाद मोदी कितनी आसानी से जीते थे। मोदी इसके माहिर हैं। मोदी एक आरएसएस के कैडर के तौर पे, आरएसएस के ट्रेन नेता के तौर पर इस बात को जानते हैं कि किस तरह से आपने विपदा का फ़ायदा उठाना है और कैसे विपदा पैदा की जाती है, कैसे संकट, कैसे क्राइसिस, कैसे ट्रेजेडी निर्मित की जाती है। मोदी जी उसके ख़ास हैं। आप पुलवामा ले लीजिए, आप 2002 ले लीजिए, मतलब कितने उदाहरण हैं। और किसी ने क्या एक्सप्लेनेशन देना है, क्या सबूत देना है? मोदी जी खुद कह रहे हैं मेरा वो फादरलैंड है, मेरा वो फादरलैंड है। इंडिया उनकी मदरलैंड है। और मदरलैंड और फादरलैंड के बीच में क्या रिश्ता होता है तो मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप गीता प्रेस की किताबें पढ़ लीजिए कि औरत का काम जो होता है बच्चे पैदा करना और बाप का काम होता है वो राज करना। तो फादरलैंड ही राज करेगा और वो राज कर ही रहा है। और ये मोदी जी पर तो बात करेंगे, वो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सा हम ये भी देख लें, आज 9वां दिन है ईरान पर हमलों का। एपिक फ्यूरी, यानी एपिक फ्यूरी के बेमिसाल तूफ़ान
एक ऐसा तूफान जो कभी इतिहास में कभी देखा नहीं गया। 24 घंटे के अंदर ईरान ख़त्म हो जाना था। फिर उसके बाद वो हुआ कि अभी एक दिन और रुक लीजिए, अभी सबसे बड़ा हमला होना है, वो भी हो गया। उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है, उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है। उसके बाद ये था कि ईरान की सारी जनता बाहर आकर जो है उनको उठाकर फेंक देगी और फिर ट्रम्प साहब आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जनाब आप बता दीजिए ईरान का राजा कौन होगा। वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अमेरिकी सेना जानी थी, लेकिन पता लगा नहीं, वो तो जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप कुर्द की सेना को आप कह रहे हैं। एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश का मुखिया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का मुखिया, वो एक छोटे से कुर्द लोगों को कह रहा है कि तुम जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनको ख़त लिखे जा रहे हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि आप जाइए और आप कब्ज़ा कीजिए ईरान पर। तो कितना हल्कापन, कितना ढकोसलेबाजी और कितनी कमीनगी हो रही है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आप इस बात को देखिए कि यही बात नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में कहा था। गाज़ा के बारे में क्या कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, 48 घंटे के अंदर हम पूरा हमास को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उनके सारे हमने बंद कर दिए, उनके जो सारे टनल्स थे ये सब थे, और पूरा जो है ये छोड़कर भाग जाएंगे जो फ़लस्तीनी है गज़ा में जो है फ़लस्तीनी छोड़कर भाग जाएंगे। कोई नहीं छोड़कर भागा। किसी ने सफ़ेद झंडा नहीं दिखाया कि जनाब हम हमास के चक्कर में आ गए थे, हम गलत उनके बहकावे में आ गए थे और हम सरेंडर कर रहे हैं और हम कोई इज़राइल का हिस्सा बना लो। बिल्कुल नहीं हुआ। कोई एक सफ़ेद झंडा, इन्होंने जो अपने वहाँ गद्दार भेजे थे, मुसलमान गद्दार, जो जिनको बदूइन भी कहते हैं बहुत सारी बार, कुछ बदूइन फैमिली हैं जो हमेशा से यहूदी ज़ायनिस्ट के साथ रहे हैं, तो उनकी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाकी आप देखिए 1 लाख के करीब शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 40% से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। सारे अस्पताल ख़त्म कर दिए गए, सारे संस्थाएं, स्कूल ख़त्म कर दिए गए, सारे कुएं ख़त्म कर दिए गए, सारे पानी की चीज़ें ख़त्म कर दिए गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम इज़राइल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो लड़ाई जारी है ना। आप ईरान के साथ आप कर रहे हैं, और ईरान को शायद वो गज़ा को नहीं जानते थे, ईरान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ईरान क्या है, ज़रा मैं इसका इतिहास में, एक मिडिवल इतिहास में आपको ले आना चाहता हूँ। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक दूसरा है आर्मेनिया की सभ्यता कहते हैं, एक है इजिप्ट की सभ्यता, वो कई बार कहा जाता है कि वो एक ही है, और ये पर्शिया की सभ्यता है। ये सभ्यता कितनी ज़बरदस्त है कि इसने जो साहित्य पैदा किए, इसने जो नियम कानून, राज्य चलाने के जो कानून पैदा किए हैं, इनका जो राज था वो लगभग आधी दुनिया पर फैला हुआ था। ये पर्शियन जो पूरा उस सभ्यता को एक नाम भी है उसका। तो ये और हमेशा लड़े, किसी का गुलाम नहीं हुए। इस्लाम आ गया वहाँ, इस्लाम आ गया मिडिल टाइम्स में, और अरब से इस्लाम आया और ये लोग मुसलमान हो गए। और इसमें कुछ मैसेज की वजह से मुसलमान हुए, लेकिन तलवार का भी रोल चला वहाँ पर, उसमें तलवार का भी रोल चला। जो अरब से जो लोग आए थे और वो वहाँ पर वो लोग आग की पूजा करते थे, और वो उनको मारा गया और काफ़ी कन्वर्ट किए गए। लेकिन कन्वर्जन के बाद भी जब ये ईरान पूरा मुसलमान हो गया तो उन्होंने अरबी ज़बान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो जुमे का खुतबा होता है, जो नमाज मस्जिद में जो खुतबा होगा या ईद पर जो खुतबा होगा, वो अरबी में नहीं होगा। हम खलीफा की स्तुति करेंगे, हम अरब के खलीफा को मानेंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको टैक्स देंगे, लेकिन हम खुतबा किस ज़बान में पढ़ेंगे? खुतबा हम फ़ारसी के अंदर पढ़ेंगे। इसको दुनिया का, जो मेरी स्टडी है, दुनिया का सबसे पुरानी कल्चरल तहरीक कहते हैं, कल्चरल मूवमेंट कहते हैं, रेसिस्टेंस की मूवमेंट, एक टक्कर लेने की, एक प्रतिरोध का, इसको शुबिया मूवमेंट कहते हैं। यानी हम, शुबिया का मतलब होता है एक नेशन, एक लोग, एक ख़ास जगह के लोग। हम कई बार लोग इसको भाषा से कंफ्यूज करते थे, भाषा नहीं, इसका एक हम ख़ास जगह के लोग।
जिनकी पहचान क्या है, वो एक भाषा बोलते हैं, ख़ास जगह में रहते हैं, उनकी एक ख़ास तरह की सोच है, उनकी एक ख़ास तरह की सोशल सोच है, पॉलिटिकल सोच है, इकोनॉमिक सोच है। 600 से 700 साल लंबी ये आंदोलन है अरब हेजेमनी के ख़िलाफ़, अरब दादागिरी के ख़िलाफ़, कि हम मुसलमान हो गए लेकिन हम अरबी ज़बान नहीं अपनाएंगे, हम फ़ारसी ज़बान अपनाएंगे। हज़ारों हज़ारों मौलवी, मौलाना, क्लेरिक्स, इस्लाम के मानने वाले, फ़ारसी बोलने वाले, कवि, पोएट, जो लोग खुतबा सुनने जाते थे फ़ारसी वाला, उनको जो शहीद किया गया। जो मिडिवल पीरियड है उसके अंदर इससे बड़ा दुनिया का कोई कल्चरल मूवमेंट नहीं है, मुसलमानों के बीच में ही है। इस तरह का कल्चरल मूवमेंट बाद में माओ के में हम देखते हैं। कल्चरल मूवमेंट जो माओ का हम प्रोलिटेरियन कल्चरल मूवमेंट, जो वर्किंग क्लास का कल्चर मूवमेंट जब वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम कल्चर मूवमेंट क्या है कि ठीक है, हम रूसी क्रांति को मानते हैं, मार्क्स एंजल्स को मानते हैं, लेनिन को मानते हैं, लेकिन इसके जो आधार होंगे चीनी क्रांति के, उसकी अपनी पहचान होगी। वो कल्चरल जो होगा वो चीनी कल्चर को लेकर होगा। तो और वो वर्किंग क्लास बेस्ड होगा, वर्कर्स करेंगे उसको। तो इसी तरह से उन्होंने लड़ा। तो ये जानते नहीं हैं कि ईरान क्या है, और ईरान गुलाम कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, देखिए ईरान किस किस से लड़ रहा है। एक तो ये मुसलमान बनाम, अब लड़ाई सिर्फ यहूदी नहीं है या क्रिश्चियन नहीं है। ये मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया में 3-4 तरह की ज़ायनिज़्म है, सुहनियत है। एक ज़ायनिज़्म है जो ओरिजिनल है नेतन्याहू का, जवीश ज़ायनिज़्म। उसके बाद ये यहूदी ज़ायनिज़्म का मतलब क्या है, यानी फासीवाद, सहूनियत वाली फासीवाद, ये उसका ओरिजिनल है। उसके बाद क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है, जो ट्रम्प वगैरह और ये इंग्लैंड का जो रूलर्स हैं और ये सब करते हैं। उसके बाद हिंदुत्व ज़ायनिज़्म है, मोदी। इस्लामिक ज़ायनिज़्म है, ये जो सारे के सारे मुसलमान देशों के जो राजा जो आज सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इतने हमले ईरान ने इज़राइल पर नहीं किए जितने इन जगहों पर किए हैं जहाँ से के सारे अमेरिका के अड्डे हैं, और उनमें बहुत सारे अड्डे इज़राइल के भी हैं। अमेरिका का नाम लगा है बाहर, और उसका नियंत्रण किसके पास है? एक है। और अमेरिका और नेतन्याहू के तो इंटेलिजेंस में कोई अंतर ही नहीं है। आप ये जानते हैं कि जो अभी अली खमेनाई साहब को जो शहीद किया गया है, उसको CIA कह रहा है कि हमने सारा दिया है, हमने सारे सब कुछ जो बताया हमने बताया। उसके बाद हमास के जो चीफ थे, जो ईरान के अंदर जो शहीद किए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने कहा था कि तो सारा हमारी इंटेलिजेंस है जो हमने दिया, तो उनके बीच में तो कोई अंतर नहीं। तो जब अमेरिका कोई अड्डा चला रहे हैं बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, तो वो इजराइल ही चला रहा है। इसको आप इसमें कोई किसी को अगर गलत फहमी हो तो वो फिर ज़ायनिज़्म का दलाल है। यानी वो जब आप ये अरब देशों के जो अय्याश ये हैं, जिनके हरमों के अंदर पता नहीं 10-10, 20-20 तो ऑफिशियल बीवियां हैं, तो इनका जब आप ये बोले कि हमारे यहाँ हमला कर दिया, अरे तुम्हारा है क्या? तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारा हवा, तुम्हारे हर चीज़ तो तुम्हारा सारा पैसा यूरोप और अमेरिका के बैंकों के अंदर है। तुम सारा तेल उनको बेचते हो। तुम्हारा 5 मिनट तुम्हारा राज नहीं चल सकता अगर अमेरिका तुम्हारा बाप ना हो, अगर इजराइल तुम्हारे साथ ना हो। तो उनसे जब भेजा जा रहा है, उन पर जब जवाब दिया जा रहा है, तो वो इजराइल और अमेरिका से ही हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ईरानियों की, देखिए एक समझदारी के उन्होंने कहा है कि अगर इससे गड़बड़ हुई है तो अगर आपको धक्का या दुख लगा है तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब तो अरबों ने देना है। अच्छा, अब ज़रा हम फिर अपने देश पर आते हैं। मोदी साहब, एक देश का चीफ, सबसे बड़ा चीफ ऑफ द स्टेट, वो शहीद किए जाते हैं, एक साजिश के तहत शहीद किए जाते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस का मुखिया कह रहा है ये गैर कानूनी है। दुनिया की यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये गैर कानूनी है।
फ्रांस का चीफ, फ्रांस का प्रेसिडेंट जो दलाल है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, दलाल है सहूनियत का, वो तक कह रहा है कि ये इंटरनेशनल कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। दुनिया के बहुत सारे देश कह रहे हैं नहीं देता है। भारत नहीं सवाल कर रहा है। तो ये आपने उनको मार दिया। आप कितने दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले ना? कभी भी नहीं, आज तक नहीं बोले। 5 दिन के बाद एक इनका मोदी जी का एक कठपुतली, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाके वहाँ किताब साइन कराया जब 50,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी, मुसलमान, सिख, ईसाई जाकर साइन कराया उस किताब को। शर्म नहीं आई होगी? अच्छा, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, किस तरह से भारत शामिल है इजराइल के साथ, उसका एक दूसरा उदाहरण देखिए आप। 3 जहाज़ आए ईरान के, हाँ, यहाँ पर एक नेवल एक्सरसाइज किया। इंडिया ने नेवल एक्सरसाइज की जी। पाकिस्तान नहीं आया, चीन नहीं आया, रूस नहीं आया, ठीक है जी। ईरान आया, आपका मेहमान है, आपके जाते हुए एक जहाज़ उन्होंने तारपेडो कर दिया। 150 के करीब लोग मारे गए, 180 के 30 के करीब लाशें आई हैं। मतलब करेक्शन आप करा सकते हैं इसमें, कुछ और भी हो। और उस पर कोई ऑब्जेक्शन, उस पर कोई एतराज़ किया? बिल्कुल नहीं किया। जब सारी दुनिया के अंदर हंगामा हो गया तो 5 दिन के बाद वो गए साइन करने के लिए, और अभी जो है वो बोल रहे हैं कि देखिए अभी हमने भी कोचीन में अपनी यहाँ एक रख दिया है, और उसके बाद वो जो है हमारे यहाँ हमने तो खबर दी नहीं, तो खबर किसी और ने पता नहीं कैसे दी होगी। और ये कौन देश कह रहा है? ये मोदी साहब का देश कह रहा है, जो ये कहते हैं कि हम इंडियन ओशियन के गार्जियन हैं। भारत जो है वो गार्जियन है इंडियन ओशियन का, हम उसके सरपरस्त हैं, हमारी निगरानी के अंदर है। अच्छा, और उसमें सबसे हास्यास्पद तो एक क्लाउन है, एक वो क्लाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जोकर है, जो आरएसएस का चीफ, जिसका नाम है मोहन भागवत ने कल बयान दिया। वैसे तो इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, कि जनाब ये जो जहाज़ डूबा है वो तो श्रीलंका के पानी के अंदर डूबा है। ये वो बंदा है जो ये कहता है कि एक अखंड भारत है। अखंड भारत में क्या क्या है? म्यांमार है, बंगाल है, बांग्लादेश है, हाँ जी, नेपाल है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, सब हैं, सबके अंदर है। श्रीलंका उसके अंदर है। वो ये बता रहा है कि अब भारत, अखंड भारत का किधर चला गया, कहाँ घुस गया, इनको अब वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, आप मोदी और इसका जो दोस्ती है उसके बारे में कोई शुबा है? किसी को शुबा है? जब ये पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर गया 2017 में, जुलाई 2017 में, तो क्या क्या इन्होंने कहा था, किस किस तरह की बातें हुई थी, ये हम इसको बहुत सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि गले मिले थे दोनों, और दोनों जो गले मिले थे, मोदी जी ने उसको 4 जुलाई 2017 को गए थे, पाथ ब्रेकिंग जर्नी, और उन्होंने कहा था कि मैं जो भी सारे दीवारें हैं वो सब ढाने के लिए मैं आया हूं जी। उसके बाद डियर फ्रेंड, ये डियर फ्रेंड कह रहा है बंदा, अभी जब गया है ये, और किसको डियर फ्रेंड कह रहा है? डियर फ्रेंड कह रहा है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जिसको एक मुजरिम घोषित किया हुआ और कहा कि इसको हमारे हवाले करो। तो ये आप किस तरह का रिश्ता है? और इस रिश्ते के अंदर एप्स्टीन फाइल का जो रोल है, जब ये 2017 के अंदर गया था तो मेरे पास वो ईमेल्स हैं जो अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच में है, कि मोदी साहब का जो है, मोदी साहब की जो, आप इसको दिखा भी सकते हैं, मोदी साहब जो वहाँ गए, तो वो एप्स्टीन ने लिखा है कि वो मैंने जो प्लान किया था वो उस हिसाब से इन्होंने काम किया। एप्स्टीन ने लिखा है, एप्स्टीन का कहना है, एप्स्टीन का जो अनिल अंबानी के साथ जो ख़त किताबत है, जो होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका ने रिलीज़ किया है, 6 जुलाई एप्स्टीन को एप्स्टीन ने जो छोटे बच्चों, बच्चियों, औरतों
के साथ बलात्कार का, उनको बेचने, उनके साथ धंधा और एक बड़वागिरी का, टाउट का उसने काम किया, पिंच का काम किया। उसने कहा द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस, मेरा मशवरा लिया, एंड डांस्ड एंड सेंग इन इसराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। और उसने नेतन्याहू के साथ डांस किया, उसने गाना गाया, और दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स एगो। और देखिए उसने कितना काम किया। मोदी खुश करना चाह रहे थे ट्रम्प को, तो उसने ये कितना अच्छा काम किया। मेरे कहने पर उसने नेतन्याहू के साथ डांस किया, गाना गाया। तो एप्स्टीन के साथ जो रिश्ते हैं, एप्स्टीन के साथ मोदी जी का रिश्ता है, मोदी जी के जो तमाम एडवाइज़र्स हैं उनका रिश्ता है, मोदी साहब के जो मंत्री हैं उनका रिश्ता है। और ये जो मोदी साहब अभी गए थे थोड़े दिन पहले, उसमें असल में एप्स्टीन का भी मामला था। ये जो वहाँ जो घूमते फिर रहे हैं वो एप्स्टीन का बहुत फाइलें कि भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और नेतन्याहू एक क्रिमिनल, जो हमारी हिंदी फिल्मों के अंदर वो बॉस होते थे ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसको फंसाते हैं, तो इसको फंसा हुआ देख के इससे सारे हथियार लेने और इसको हथियार बेचने का काम करा रहा है नेतन्याहू। और ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व को मैं हिंदुत्व ज़ायनिज़्म कहता हूँ। देखिए दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जो धर्म के नाम पर बने, एक है इजराइल और एक पाकिस्तान। आरएसएस वाले पाकिस्तान को गाली बकते हैं और इजराइल को पूछते हैं। और एक इनमें एकता एक और क्या है दोनों के अंदर, हिंदुत्व ज़ायनिज़्म और जोविश ज़ायनिज़्म में, नेतन्याहू के ज़ायनिज़्म में, कि दोनों ये कहते हैं कि हम भगवान के चूजन पीपल, वी आर गॉड चोजन पीपल। आप देखते हैं सावरकर, गोलवलकर वगैरह। इंडिया जो है ये आर्यवर्त है और ये हिंदुओं की पूजनीय भूमि है और यहाँ पर हिंदुओं का राज होगा। और इसीलिए आप देखिए बहुत सारे कई छुटभैये जो फिल्मी दुनिया के अंदर गंदे गंदे गाने लिखते हैं, गाते रहते हैं, क्या क्या रोल अदा करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए इजराइल से आया है, मुसलमानों का एक राष्ट्र होना चाहिए, ये जिना से ही आया है। तो उनकी एक और ये एकता है। अगली बात यह है कि सारी दुनिया, इंडिया में जब मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हिंदुओं का राज हो जाएगा और हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये एक तीसरी एकता है उनकी। इजराइल में भी बाइबल का सहारा लेकर कि ईसा मसीह तब आएंगे जब फ़लस्तीन जो वेस्ट एशिया है उसमें सारा का सारा यहूदियों का कब्ज़ा हो जाएगा और यहूदियों को ख़त्म करने के लिए ईसा मसीह आएंगे। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का और जो एम्बेसडर है अमेरिका का इजराइल में, वो साफ बोल रहे हैं कि अगर हमने बाइबल की जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करना है तो हमने पहले यहूदियों का राज वहाँ पर करना होगा और सारे मुसलमानों को ख़त्म करना होगा। तो ये अलग है। यहाँ पर भी हमने ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करना है, उसके बाद हिंदुओं का राज होगा और फिर हिंदू। ये दोनों किताबें जो हैं 1923 में लिखी हुई, सावरकर की हिंदुत्व और गोलवलकर की 1939 के अंदर लिखी हुई वी आर अवर नेशन और डिफाइंड, वो कहते हैं सारी भारत में हम पहले सब मलेच्छों को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर सारी दुनिया पर हम राज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये यहूदी कह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और आप ज़रा सा इसके अंदर देखिए कि ये जो नेचुरल जो पार्टनर्स हैं, ये आरएसएस आप जानते हैं अपनी शाखाओं के अंदर कहता है कि हमने जो है इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद बनाना है। और एक और एकता इन दोनों के बीच में, जो ज़ायनिज़्म है, जो इजराइल का ज़ायनिज़्म है, वो भी औरत को उपभोक्ता की वस्तु मानता है। औरत का कोई अधिकार है ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आरएसएस मानता है कि वो नरक का द्वार है। औरत जो है क्या है, नरक का द्वार है। तो ये सारी एकता है, इसलिए ये सब एक हो जाते हैं। लेकिन एक आखिर में जो मैं बात बताना चाहता हूँ, जो आरएसएस वगैरह को देखकर ज़रा सी भी नहीं होता है कि इनको कोई शर्म आएगी, क्योंकि शर्म हया नाम की तो कोई चीज़ इनको आती नहीं है। जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान,
जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, पोलैंड के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तो आरएसएस के उस ज़माने के जो लोग थे, गोलवलकर, सावरकर, हिटलर और मुसोलिनी की स्तुति में किताबें लिख रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने यहूदियों को वहाँ ख़त्म किया है, उसी तरह से हमने मुसलमान और ईसाइयों को यहाँ ख़त्म करना है। ये उनकी किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, 1923 की और 1939 की। वो किताबें क्या हैं? वही किताबें ये कह रही हैं कि हिटलर ने हमको रास्ता दिखाया है, जिस तरह से उसने सेमेटिक, ये जो यहूदी हैं उनको ख़त्म किया है, सिर्फ जर्मनी से नहीं, सारे यूरोप से। इसी तरह से हमने मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म करना है। ये हमारे लिए गुड लेसन है टू लर्न। वो लोग जिन्होंने यहूदियों के कत्लेआम की बात की, आज वो यहूदियों को कितना प्यार कर रहे हैं, यहूदियों को कितना प्यार कर रहे हैं, उसकी दो वजह है। उसकी वजह यह है कि एक तो यह है कि आरएसएस की रगों के अंदर है, उनके जीन्स हैं। जीन्स ये हैं कि ताकतवर के आगे घुटने टेक देना, लेट जाना उसके आगे। अंग्रेज़ों के सामने देखिए वो क्या कर रहे थे। जब हिटलर का राज चल रहा था, हिटलर के साथ थे। अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, अंग्रेज़ों का ये क्या क्या कर रहे थे आपको पता है। मैं कितने सालों से सवाल कर रहा हूँ कि आप वंदे मातरम की बात करते हैं। आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी सड़क पर आकर वंदे मातरम गाया हो? आपने कभी सड़क पर आकर गौ हत्या पर बैन करो, आपने किया हो? आपने कभी तिरंगा झंडा तो छोड़िए, उससे आप नफरत करते थे। आपने कभी केसरिया झंडा ही उठाकर बाहर आए हो कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो? आपने दलाली की, गद्दारी की। आपने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती कराई, जिस तरह से जिन्ना ने कराई थी, तो आपने वो कराया। अभी क्योंकि तूती बोल रहा है, अभी जो है इजराइल का और अमेरिका का वो चल रहा है, तो अमेरिका से दोस्ती करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। आप उसको फादरलैंड बना रहे, शर्म आनी चाहिए। अब तू अपनी बीवी को तो छोड़िए, आपने इस देश को, भारत माता को, आप बात करते रहते हैं आनंद मत और वंदे मातरम गाने की। आपने भारत माता के साथ, भारत के लोगों के साथ आपने जो कर दिया, तो जिसका बोलेगा डंडा। मैं कहता रहा हूं कि अगर कल औरंगजेब का राज आ जाए तो मोहन भगवत सबसे पहले पहुंचेगा। और जनाब हम तो आपका आने का पिछले 1925 से इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। आप बड़ा लेट आए हैं सर, और हमें बताइए हमने आपकी सेवा के लिए क्या क्या करना है। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो हमने समझना चाहिए कि ये जो आरएसएस का आर्यन वाला सपना है ना, कि हम आर्यन हैं, ये आर्यन एकता बन रही है। गोराशाही के साथ जो आरएसएस की दोस्ती है, वो उनको गोरा मानती है, गोरों को आर्यन मानती है। ये आप जानते हैं कि बाल्डविन जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने जब यहाँ आंदोलन चल रहे थे गांधी के नेतृत्व में, तो यूरोप की संसद के अंदर भाषण किया कि तुम भी आर्यन हो, हम भी आर्यन हैं, हम आर्यन हैं, हम इत्तेफाक है कि हम तुम्हारे यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन तुम जो ब्राह्मण हो, तुम जो क्षत्रिय हो, तुम जो वैश्य हो, ये आर्यंस हैं। और आर्यंस पर जो राज है, आर्यंस मिलकर आपस में क्यों लड़ें? हमने मलेच्छों के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसका ये भाषण है। ये आरएसएस वाले जो थे, मैं जानता हूँ इसको अच्छे तरीके से, कि जब इसका पहलवी का राज था ईरान के राजा का, उसको बहुत प्यार करते थे। जानते हैं क्या जानता है कोई साथी, मुझे बताएगा? वो इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो अपने आप को आर्यनों का राजा कहता था। क्या कहता था? ज़रा उसको जान लीजिए कि ये जो मोहम्मद रज़ा पहलवी था, जो 1941 के अंदर शहंशाह बन गया था, और उसके बाद इसने अपने जो नाम रखे थे उसमें से एक नाम था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आर्य मेहर, लाइट ऑफ द आर्यंस। आरएसएस वाले इसको पूछते थे। ये अपने आप को आर्यंस का आर्यन कहता था, ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहता था, आर्यन कहता था। तो इनकी जो आर्यन एकता है, और उसके बाद जब ईरान में जब विद्रोह हुआ, जब सारे तेल के कुएं जो थे वो इंग्लैंड, तब तो अमेरिका नहीं था, इंग्लैंड के सारे कब्जे में थे, तो वहाँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक क्रांतिकारी मोहम्मद मुसद्दिक,
मोसद्देक ने जो नेशनलाइज किया, उसके बाद कैसे तख्ता पलट किया गया था, तख्ता पलट जो किया गया था, उसमें आरएसएस वालों ने पूरा तालियां बजाई थी कि ये जो है ये बहुत क्योंकि आर्यन उसके बाद उसने अपना इसको बिठा दिया था ना, बाप ने अपने रेजा शाह ने इसको बिठा दिया था। तो ये यानी आर्यन भी एक मामला है। आरएसएस क्यों ट्रम्प के सब कुछ करने के बाद, सारी बेइज्जती करने के बाद सह रही है, नेतन्याहू की सह रही है? क्योंकि ये गोरे हैं, और ये गोरे जो हैं का मतलब होता है आर्यन होते हैं, और आर्यन, हम भी आर्यन हैं, तो हम मिलकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। ईरान पर हमले के बाद जो मोदी सरकार ने जो रवैया अपनाया है, वो आरएसएस की जो एक ख़ास और पहचान है, गद्दारी करना, एहसान फरामोशी करना, उसी की मिसाल इन्होंने फिर पेश की है। ईरान ने हमारे देश के लिए जो किया है, उसमें कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है कि ईरान रुपए की अदायगी पर तेल देने को तैयार हुआ, और एक वक्त में मनमोहन सिंह के ज़माने में 60,000 करोड़ रुपया हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तेल लीजिए, कोई बात नहीं, उनको क्योंकि डॉलर में तेल बेचने पर पाबंदी थी। उसके बाद कश्मीर को लेकर हर उस फोरम पर या तो ईरान ने एब्सेंस दिखाई, या वहाँ पर जाकर जो पाकिस्तान का हमला था उसको एक तरह से चुनौती दी, और ये कहा कि ये जो है जो मामला जो है ये दो देशों के बीच में सुलझाया जाना चाहिए। और एक और अहम बात, जो ये चाबहार जो पोर्ट है, इसने ईरान ने इंडिया को दे दी थी वहाँ पर, जो इंडिया जो एक पैर जमाना चाहता था वहाँ पर अफ़गानिस्तान के उधर, पाकिस्तान से ऊपर जाकर, वो दिया, और उसको अमेरिका के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उसको वहाँ छोड़ा, जिसमें कहते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपया हमारा वहाँ लग चुका था, लेकिन ट्रम्प के कहने पर हम बाहर गए। और एक सिविलाइजेशनल, एक जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा एक रिश्ता है ईरान के साथ, वो है भाषा का। उसका संस्कृत को ये बोलते हैं, ये आरएसएस वाले हिंदुत्ववादी के, वो तो जो भाषा जो है वो हिंदू भगवानों की भाषा है, तो उसमें और फ़ारसी में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी एकता है, मैं उसका कुछ अल्फाज आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में भ्राता भाई को कहते हैं ब्रदर, फ़ारसी में कहते हैं। संस्कृत में तीव्र, फ़ारसी में तेज़। श्वेत सफ़ेद, संस्कृत में श्वेत, सफ़ेद फ़ारसी में। संस्कृत में द्वार कहते हैं दरवाजे को, और दर कहते हैं, द्वार और दर। देखिए, संस्कृत में नाम के लिए नाम है, और फ़ारसी में नाम के लिए नाम है। संस्कृत में स्टार को तारा कहते हैं, फ़ारसी में सितारा कहते हैं। संस्कृत में स्थान, सतान, हिंदुस्तान जैसे ये होता है। वर्षा, संस्कृत में वर्षा है, फ़ारसी में बारिश है। छाया, संस्कृत में छाया है, साया उसी का पर्यायवाची। संस्कृत में बाहु, बाजू। संस्कृत में सप्ताह, वीक, हफ्ता। संस्कृत में रंग, फ़ारसी में भी रंग। संस्कृत में युवा, फ़ारसी में जवान। संस्कृत में बर्बर, फ़ारसी में भी बर्बर। फ़ारसी में जो पिद्र है वो संस्कृत में पितर है। फ़ारसी में जो मादर है, माँ, संस्कृत में वो मातर है। ये है एकता, सिविलाइजेशनल एकता, सभ्यात्मक एकता। इस सब के साथ गद्दारी कर रहा है आरएसएस से ट्रेन मोदी की सरकार। शर्म की बात है, शर्मनाक है। आज जो जंग है ना, जंग क्या, कोई भी चीज़
आज अगर आप षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं समझते हैं तो आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। लड़ाई कहाँ जाकर पहुंचेगी, लेकिन एक बात यह है कि एक छोटा सा देश जिसको सन 1941 के बाद से आपने उसकी हर चीज़ पर बंदिश लगाई हुई है, हर चीज़, उनको कोई एड नहीं, कोई अपना तेल नहीं बेच सकते, अपना सामान नहीं बेच सकते, वाइट दाम पर सामान नहीं खरीद सकते। उसके बावजूद उन्होंने जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वहशी सेना को जो मुकाबला किया है, वो बताता है कि ईरान क्या है। जिन देशों की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होते हैं। सवाल खुमैनी का नहीं है, उन्होंने, उनके राज ने क्या किया क्या नहीं किया, किसके राज ने क्या किया, ज़रा हमको बताइए, हमको बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान प्रजातंत्र वहाँ आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ के जो नॉन वाइट यहूदी हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो हमको ज़रा सा बताएं। सारी दुनिया के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं, वर्किंग क्लास है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो खुमैनी अलग से जो है कोई एक ख़ास तरह का दरिंदा था, ये मानना सही नहीं होगा। अगर आपने उसमें देखना है तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सवाल यह है वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग तो अमेरिका के साथ मिलने नहीं आए, वहाँ के लोग तो सफ़ेद झंडे लेकर नहीं आए कि जनाब आ जाइए, उन्होंने नहीं किया। गज़ा के लोगों ने भी, फ़लस्तीनियों ने नहीं किया। ईरान हारेगा नहीं, यानी हारने का मतलब यह है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, वो सफ़ेद झंडा नहीं दिखाएगा, वो लड़ेगा चाहे ख़त्म हो जाएगा। शहादत ईरान के लोगों की रगों के अंदर है। भड़वागिरी, दलाली करना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को सेक्स के लिए इस्तेमाल करना, फिर सारी दुनिया के उनका इस्तेमाल करके सारी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा करना, धंधा कराना, ये इंडिया के शासक वर्गों की रगों के अंदर है। ये इजराइल के शासकों की रगों के अंदर है, ये अमेरिका के शासकों की रगों के अंदर है, ईरान की जनता की रगों के अंदर ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये जानकारी आपके लिए, आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आए थे। तो उम्मीद है कि अब आगे जब कुछ सोचेंगे समझेंगे, कोई कुछ कहेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।